हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के छल के टॉपिक को, यानी जिसे हम इंग्लिश में चीटिंग भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, जो आईपीसी में सेक्शन 415 से लेके 420 तक हमें मिलता है। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो भी आज की वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप आज के लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से फ्री में ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आईपीसी की तरह ही दूसरे मेजर लॉज भी हम एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है छल यानी चीटिंग। इसको डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पर छल के जितने भी केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मली आपने देखे होंगे। अगर मैं इसको आपको पहले एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, दुकान पे जाता है और एक दुकानदार से कहता है कि आप मुझे सामान दे दो, मैं इसके पैसे आपको बाद में दे दूंगा। अब यहाँ पे वो व्यक्ति जो सामान लेने के लिए दुकानदार के पास जाता है, उसका कोई इरादा नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है उसको वापस पैसे लौटाने की दुकानदार को। वो दुकानदार उसकी इस बात पे विश्वास करके उसको सामान दे देता है। अब जिसने विश्वास करके उसको सामान दिया, उसको तो कुछ नहीं पता कि सामने वाला उसको पैसे देगा या नहीं देगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसने उसको इस तरीके से, इस आशय से कि मुझे तो इसको पैसे चुकाने ही नहीं है, बस मुझे तो इससे सामान लेना है, वो उससे सामान ले लेता है। तो यहाँ पे अगर वो उसके पैसे नहीं लौटाता है और उसको इस विश्वास में रखकर उससे सामान ले लेता है दुकानदार से, तो वो छल या चीटिंग कहलाएगा। अभी हम इसे इलस्ट्रेशन के माध्यम से, केस लॉ के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। आईपीसी का जो सेक्शन 415 है वो हमें छल के बारे में बताता है, छल की डेफिनेशन देता है कि बेसिकली जो छल है, जो चीटिंग है, उसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, जो कोई व्यक्ति प्रवंचना करके, प्रवंचना मतलब सामने वाले को विश्वास दिला के धोखे से, उस व्यक्ति को जिसे इस तरह से प्रवंचित किया गया है, यानी जिसे इस तरह से धोखे में डाला गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, यानी कि उसके मन में बेईमानी है, सामने वाले के प्रति बेईमानी करना, उसके मन में इस बात की इंटेंशन है कि मुझे सामने वाले से बेईमानी करनी है ना। कि वो कोई व्यक्ति, वो जो व्यक्ति जिससे उसने बेईमानी से उसे उत्प्रेरित किया है, कोई प्रॉपर्टी किसी को दे, यानी किसी को वो प्रॉपर्टी कोई दिलाना चाहता है या उससे कोई कंसेंट लेना चाहता है, उससे कोई सहमति लेना चाहता है सामने वाले से, कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वो कोई ऐसा कार्य करे या किसी काम का लोप करे, यानी कि सामने वाले से वो कोई ऐसा कार्य कराना चाहता है या ऐसे काम का लोप कराना चाहता है जो अगर उस व्यक्ति को इस तरह से प्रवंचित ना किया जाता, यानी उस तरह से अगर उसको धोखे में ना डाला जाता, तो वो इस तरह से ना तो वो कार्य करता और ना ही उसका लोप करता। या मान लीजिए जिसे उसने प्रवंचित किया है उसे कोई भी शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या संपत्ति संबंधी उसे कोई नुकसान हुआ हो या नुकसान होने की उसकी संभावना हो, तो ये कहा जाता है कि वो छल करता है। उसको कोई फिजिकली नुकसान हुआ हो, कोई मेंटली उसको नुकसान हुआ हो, उसकी प्रसिद्धि को कोई नुकसान हुआ हो या उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नुकसान हुआ हो, तो उसे कहेंगे कि उसने उसके साथ चीटिंग की है। डेफिनेशन बहुत लंबी है, पूरी डेफिनेशन आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके मेन एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व पढ़ लेते हैं तो भी हमारा जो सेक्शन 415 है वो पूरा हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो चलिए, इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए इसके आवश्यक तत्व की, तो वो ये है कि सामने वाले व्यक्ति का धोखा देने का आशय होना चाहिए। धोखा देने का आशय सबसे मेन पॉइंट ये है। आप चाहे तो अपने नोट्स में इसको बना के 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है धोखा देने का आशय। इंटेंशन मैंने आपको कई बार बताया भी है कि आईपीसी में इंटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी काम को करने का आपका क्या इरादा है, क्या आशय है, क्या इंटेंशन है, वो आईपीसी में किसी भी अपराध को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली दिखाती है। दूसरा जो मेन एलिमेंट है, अगर मैं दूसरे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे है किसी को कपट पूर्वक उत्प्रेरित करना, यानी कि आपने किसी सामने वाले को कपट पूर्वक उत्प्रेरित किया है उसे कोई काम करने के लिए, या तो आप उससे कोई काम कराना चाहते हैं या फिर कोई लोप कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, कपट पूर्वक और बेईमानी, दो चीज़ें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बेईमानी भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बातें बताई गई हैं। ये देखिए, इसी में बताया गया है डेफिनेशन में कि बेईमानी, ठीक, तो बेईमानी और कपट पूर्वक दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्षति, यानी कि नुकसान। अब उस व्यक्ति को जिससे ऐसा धोखा दिया गया है, जिससे ऐसी बेईमानी की गई है,
वो उसे या तो शारीरिक या मानसिक या ख्याति या संपत्तिक संबंधी नुकसान होना चाहिए। तो तीसरा मेन एलिमेंट हो गया आपके नुकसान का। अब ये तो थी छल की डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर कोई तथ्यों को बेईमानी से छिपाता है तो वो भी इस धारा के अंतर्गत माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने छल किया है। छल मीन्स प्रवंचना की है। अब तथ्यों को बेईमानी से छुपाने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई आपको एक ऐसा सैंपल दिखाता है कि ये बिल्कुल असली है, ठीक है, आपको असली सैंपल दिखाता है चीज़ का, बट जब आप उससे वो चीज़ खरीदने जाते हो एक्चुअल में, वास्तव में, तो वो जो चीज़ उसने आपको दिखाई थी, जो सैंपल के तौर पे उसने दिखाई थी, उसने वो चीज़ तो नहीं दी आपको, है ना। चीज़ कैसी दे दी? नकली दे दी आपको उसके बदले। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर कोई बेईमानी से तथ्यों को छिपाता है तो वो भी छल है। अब आइए इसे एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। देखिए, दृष्टांत इसका ये कहता है कि ए वाई को किसी चीज़ का नकली सैंपल दिखाकर उससे साक्ष्य प्रवंचना करता है, और वो वस्तु, ताकि जो वो चीज़ खरीदने उसके पास आया है वो बिल्कुल उसी सैंपल जैसी है ना, वो ये समझे जैसा कि उसने सैंपल में दिखाया है। वाई को उस वस्तु को खरीदने के लिए और उसका पैसे चुकाने के लिए, ताकि वो उसके पैसे दे और उस चीज़ को खरीद ले जो उसने दिखाई है, वाई को वो बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है? छल किया है, चीटिंग की है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं केस लॉ की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड केस लॉ भी देखेंगे। सबसे पहला केस आता है अभ्यानंद मिश्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। 1961 का केस है। इस मामले में क्या होता है कि एक व्यक्ति एमए की परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या करता है? यूनिवर्सिटी में आवेदन करता है ना, अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी में कि मुझे एमए की परीक्षा में, एमए के एग्ज़ाम में शामिल होना है, और बताता है कि उसने बीए की परीक्षा पास की हुई है और वो 3 साल उसे हो गए हैं बीए किए हुए, और तब से वो एक स्कूल में पढ़ा रहा है, यानी कि वो एक टीचर है। वो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी देता है यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी क्या करती है कि पहले तो उसे ठीक है स्वीकृति दे देती है। यूनिवर्सिटी इस बात को स्वीकार कर लेती है कि ठीक है उसने बीए किया हुआ है और वो एक टीचर है। पर बाद में ये पता चलता है कि जो उसका सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल झूठा है, असत्य है, और उस व्यक्ति को यहाँ पर कोर्ट ने छल के प्रयत्न का दोषी ठहराया। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि वो छल के प्रयत्न का दोषी है, लेकिन अगर मान लीजिए वो एग्ज़ाम में शामिल हो जाता है ना, फाइनली वो एग्ज़ाम तक पहुँच जाता, तो फिर उसे चीटिंग का दोषी ठहराते। यहाँ पे सिर्फ उसे छल के प्रयत्न का दोषी ठहराया। अभी उसका प्रयत्न था ये, है ना, अभी जिस उद्देश्य से उसने झूठ बोला था, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बैठना चाहता, तो एग्ज़ाम तक तो वो भी पहुंचा ही नहीं है। पहले से ही पता चल गया कि हाँ उसका जो सर्टिफिकेट है वो झूठा है, तो इसलिए उसे प्रयत्न का दोषी ठहराया, अटेम्प्ट का दोषी ठहराया, छल का दोषी नहीं ठहराया। नेक्स्ट केस आता है आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली प्रशासन। 1962 का केस है। संपत्ति के अंतर्गत चल और अचल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे जिक्र हुआ है संपत्ति का, कि किसी संपत्ति को लेने वगैरह से संबंधित है अगर छल, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल चल संपत्ति के प्रति ही अपराध हो सकता है या अचल के प्रति, बल्कि चल और अचल यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है शिव प्रसाद का केस। 1926 का केस है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सादे कागज़ पर अंगूठे का निशान ले लेता है तो इसे छल की तैयारी कहा जा सकता है, लेकिन जब तक उस कागज़ पे वो पूरा ब्यौरा न लिख दे, यानी कि किस लिए वो उसको यूज़ करने वाला है, तब तक वो ना लिख दे, तब तक उस कार्य को ना तो वो छल माना जाएगा और ना ही छल का प्रयत्न माना जाएगा। तो एक तरीके से इसे क्या माना जाएगा? छल की तैयारी, इसको तैयारी माना जाएगा। अक्सर क्या होता है कि तैयारी और अटैम्प्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो ये भी हम आगे अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तैयारी और अटैम्प्ट में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमें बस केस लॉ पे ध्यान देना है। इसके बाद आती है धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण मतलब किसी के वेश में बदलकर छल करना। कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है जब वो सामने वाले को ये व्यपदेश करके कि वो कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करते हुए ये व्यपदिष्ट करके कि वो कोई और व्यक्ति है जो उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है, तो वो कहा जाएगा कि वो प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
मान लीजिए एक व्यक्ति अपने आप को पुलिस वाले जैसा दिखाकर, यानी उसकी वर्दी पहन ली या टोकन वगैरह जो भी लगा लिया वो सब लगाकर सामने वाले को ये विश्वास दिलाता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे ये सामान चाहिए। सामने वाला विश्वास करके उसे कोई सामान दे देता है जो उसको चाहिए था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि वो व्यक्ति जो कि वास्तव में पुलिस वाला नहीं है, लेकिन सामने वाले को उसने ऐसा वेश बदल कर कि मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए। अब सामने वाले ने विश्वास किया, तो उस व्यक्ति ने जिसने ऐसा वेश बदलकर सामने वाले को धोखा दिया है वो प्रतिरूपण द्वारा छल का दोषी है। तो इसे कहा जाता है वेश बदलकर छल करना। प्रतिरूपण यानी दूसरे का रूप धारण करके आपने किसी के साथ चीटिंग की है, छल किया है। अब यहाँ पे एक स्पष्टीकरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि अपराध हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, यानी कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का वेश धरकर किसी के साथ चीटिंग की है, चाहे वो वास्तविक रूप में हो या काल्पनिक रूप में हो, तो भी यहाँ पर छल ही माना जाएगा। अब यहाँ पे भी एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, यानी दृष्टांत दिया गया है। बी जिसकी डेथ हो चुकी है, यानी बी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो जीवित नहीं है, उसके जीवित होने का उपदेश करके, यानी कि इस बात में लोगों को धोखे में डालकर कि वो तो अभी जीवित है, ए छल करता है। तो यहाँ पे ए जो है वो प्रतिरूपण द्वारा छल का दोषी है, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति का वेश धरा है जो बी है और उसकी डेथ हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर उसे प्रतिरूपण द्वारा छल का दोषी माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं धारा 417 की, जो छल के दंड के बारे में हमें बताती है। छल के लिए कितनी पनिशमेंट है? अगर कोई किसी के साथ चीटिंग करता है, छल करता है, तो दोनों में से किसी भांति का कारावास, चाहे वो सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, और जिसकी अवधि 1 साल तक की हो सकेगी। यानी यहाँ पे जो है 1 साल की पनिशमेंट दी गई है छल के लिए, या जुर्माने से या उसको दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हम एक और केस लॉ देख लेते हैं जो चीटिंग से ही संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2009 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छल करने का जो अपराध है उसको गठित करने के लिए शिकायतकर्ता को ये दर्शाने की ज़रूरत होती है कि अभियुक्त वादा करते समय बेईमानी का आशय रखता था। यानी कि मान लीजिए जिस समय वो सामने वाले को उसने विश्वास दिलाया कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, उस समय उसका पैसे लौटाने का पूरा इरादा था, है ना, उसका कोई बेईमानी का आशय नहीं था, वो चाहता था उसे पैसे लौटाना। लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि वो उसके पैसे लौटा नहीं सका या उसके पास पैसे नहीं हुए उसको लौटाने के लिए, तो उसको यहाँ पे दोषी नहीं माना जाएगा। शुरू से ही व्यक्ति का धोखा देने का आशय होना चाहिए कि वो सामने वाले को धोखा देना चाहता है, उसके पैसे नहीं लौटाना चाहता, उसको उसके साथ धोखा करना है, तभी उसको छल का दोषी माना जाएगा। अदरवाइज अगर उसका पहले से कोई बेईमानी का इरादा नहीं है तो यहाँ पे उसको छल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने मजबूरी में अगर ऐसा किया है तो तब उसको दोषी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्शन 418। धारा 418 क्या कहती है? इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। यानी कि किसी व्यक्ति को ये नॉलेज है कि जिस व्यक्ति को उसको हित संरक्षित रखना है, मतलब जिसका उसको प्रोटेक्ट करना है, जिसको उसे, उस व्यक्ति को हानि हो सकती है, फिर भी वो उसके साथ चीटिंग कर रहा है, उसके साथ छल कर रहा है। अब जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करता है या जानता है कि जिस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए जिसका हेतु उस संव्यवहार में जिससे कि वो छल संबंधित है, यानी जिसके साथ आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको उसके साथ चीटिंग नहीं करनी है ना, आपको उसके अधिकारों को, उसके हितों को संरक्षित करने का अधिकार है, तो भी आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं। आप विधि के द्वारा या किसी वैध संविदा के द्वारा आबद्ध होते हुए भी उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है तो यहाँ पे दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो लीगली आपके साथ चीटिंग करने के लिए दायी नहीं है, फिर भी वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको सैंपल दिखाकर और आपको सैंपल दिखाया, आपने उसे एडवांस में कुछ पैसे जो हैं वो अदा कर दिए। आपने कहा कि ठीक है, आप ये एडवांस में पैसे रखिए और जब मैं बाकी पैसे दूंगा तो आप मुझे वो चीज़ लौटा दीजिएगा, मतलब वो चीज़ मुझे दे दीजिएगा। अब जिसको आपने एडवांस पैसे दिए हैं, वो जिस समय आपसे पैसे लिए एडवांस, उस समय तो उसने आपको असली चीज़ दिखाई, लेकिन बाद में वो क्या करता है, आपके साथ चीटिंग कर आपको नकली चीज़ दे देता है कि चलो अब तो उसे पता नहीं चलेगा, अब तो एडवांस पैसे आ ही गए हैं,
तो अब इसको दूसरी चीज़ दे देते हैं। तो अगर क्योंकि वो व्यक्ति अब यहाँ से क्या हुआ, वो व्यक्ति क्योंकि आपका उसके साथ एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने उसको एडवांस पैसे दिए थे, तो यहाँ पे अब वो व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है कि वो आपको अच्छी चीज़ दे। एडवांस पैसे आपसे लिए और आपको अच्छी चीज़ दिखाई, फिर भी वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 418 यही कह रहा है, 418 यही कह रहा है कि लीगली विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी और आपका हित संरक्षित रखने के लिए आबद्ध होते हुए भी वो आपको चीटिंग कर रहा है और उसको नॉलेज है पूरी, उसको ज्ञान है इस बात का कि इससे आपको नुकसान हो सकता है अगर मैं आपको गलत चीज़ दूंगा तो यहाँ पे उसी के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद सेक्शन 419 क्या कहता है कि प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड, यानी अब अगर जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है, तो वहाँ पे उसकी पनिशमेंट तो दी नहीं गई है, वहाँ पे तो सिर्फ बताया गया था कि प्रतिरूपण द्वारा छल है, अगर कोई करेगा तो वो कैसे माना जाएगा। यहाँ पे दी गई है उसकी पनिशमेंट है दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो बस ध्यान रखना है कि अगर कोई किसी का प्रतिरूप करके, किसी का रूप धारण करके छल करता है, चीटिंग करता है, तो पनिशमेंट 3 साल की है। बात कर लेते हैं सेक्शन 420 की। ये सेक्शन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा आमतौर पर कि उसने तो 420 ही कर ली या ये तो 420 आदमी है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है आमतौर पर। तो छल करना और किसी को संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, यानी आप चीटिंग कर रहे हो ताकि सामने वाला आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे, कोई प्रॉपर्टी किसी को दे दे और इसलिए आप उसे बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहे हो, है ना, उसको उकसा रहे हो बेईमानी से। तो जो कोई छल करेगा या उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है उसे बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि कोई व्यक्ति किसी को कोई संपत्ति वो किसी को परिदत्त कर दे या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी, है ना, जैसे कोई रजिस्ट्री वगैरह हो गई। वैल्यूबल सिक्योरिटी में आपकी कोई रजिस्ट्री वगैरह है, कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज है, ऐसी कोई कीमती चीज़ उसको या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित है, मतलब जिस पे सिग्नेचर वगैरह हुए हैं या जिस पे स्टाम्प वगैरह लगा हुआ है, तो अगर वो किसी को दिलवाना चाहता है ऐसे बेईमानी से उत्प्रेरित करके आपसे चीटिंग करके, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि देखिए 7 साल तक की हो सकेगी और उसको पनिशमेंट के साथ साथ 7 साल की पनिशमेंट के साथ उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आई होप ये जो सेक्शंस हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में हमने बिल्कुल जो चीटिंग का जो टॉपिक था ना, छल का, वो बिल्कुल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे केस लॉज मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज मुझे लगे वो सब मैंने ऐड किए हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम आईपीसी की तरह ही दूसरे मेजर लॉज भी एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे।